मातरम। आप सभी क्लास 10th के विद्यार्थियों का जो बिहार बोर्ड से अपनी 10th की तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रजनीश पाठक और आज आपको ले चलता हूं पार्ट 2 इस चैप्टर का जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कौन सा चैप्टर है? तो कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है, यानी पार्ट 1 हो चुका है। आप पार्ट 1 जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, वहाँ से देख सकते हैं। एक मिनट ज़रा रुकिएगा आप लोग। तो चलिए आप सभी जो है अपना कॉपी कलम जो है ये सब निकाल लीजिए, नोट्स निकाल लो, कॉपी कलम बाकी सब चीज़ें सब निकाल लीजिए। आप लोग भी जो ऑनलाइन में देख रहे हैं आप लोग वो सब चीज़ निकाल लीजिए। आपका ये बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बुक अपने पास जरूर रखिएगा, कलम रखिएगा, कॉपी रखिएगा नोट्स सीखने के लिए और यहाँ से टॉपिक देखने के लिए, ताकि आपको भी पता चले आपकी कौन कौन सी टॉपिक हुई, कौन कौन सी टॉपिक नहीं हुई। आज की क्लास की विशेष ये है कि आज के क्लास में हम कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि क्यों जलते हुए पदार्थ में ज्वाला, कोई पदार्थ जलती है तो उसमें आग की लपटें क्यों उठती हैं, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद में कोयला पेट्रोलियम के निर्माण के बारे में समझना है। आज के टॉपिक में ऑक्सीकरण के बारे में समझना है। फिर संकलन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एथेनॉल के गुण, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल वगैरह, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज के क्लास में पढ़ने के लिए। तो सभी तैयार हो जाइए और बैठ जाइए, अपने अपने जहाँ भी आप हैं वहीं पर बैठिए और अपनी पढ़ाई को चालू करिए। तो चलिए आज का टॉपिक पहला लेते हैं। पहले टॉपिक में हमें थोड़ा दूसरे पीडीएफ में चलना पड़ेगा क्योंकि उसका कुछ क्वेश्चन दूसरे पीडीएफ में टॉपिक रह गया। ये रहा, यहाँ से कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कौन सा क्या है? कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। यहीं से हमें चैप्टर को, टॉपिक को शुरू करना है आज के। यहाँ पर है दहन। कोई भी कार्बनिक यौगिक का जो रासायनिक गुणधर्म होता है उसका पहला गुण होता है दहन, जलने का। जो भी कार्बनिक वस्तु होता है वो सब जलता है तो क्या होता है तो समझिएगा, कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर अधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको जब आप जलाइएगा तो बाकी पदार्थों से ज़्यादा ऊष्मा देगा और ज़्यादा गर्म, ये क्या कहते हैं, प्रकाश देगा। इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर दहन करके किया जाता है। ठीक है, ये टॉपिक कल के क्लास में भी हुआ था और आज के क्लास में भी आपको हम ये टॉपिक करा दे रहे हैं। इसके बाद ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। कौन सा गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई कार्बनिक वस्तु को आप जलाइएगा, कार्बनिक यौगिक को, तो क्या देगा आपको? CO2 देगा। फिर कहता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर स्वच्छ नीली ज्वाला निकलती है। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, कल बताए थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाइएगा तो नीला ज्वाला निकलेगा और जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाइएगा तो धुआं के साथ साथ पीला ज्वाला निकलेगा। कैसा ज्वाला निकलेगा? पीला। ये परीक्षा में सीधा सीधा सवाल बन सकता है कि बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर जो ज्वाला उत्पन्न होती है उसका रंग कैसा होता है? नीला, पीला, काला, लाल लिख देगा। तो आपको वहाँ पर क्या जवाब देना है? ठीक है, चलिए। तो ये था, इस पीडीएफ में ये था। इसके आगे के टॉपिक हम यहाँ से देखेंगे। एक सेकेंड। हाँ, इसके बाद चलते हैं और इसके आगे के टॉपिक्स को हम देखते हैं कि इसी में दहन के कुछ और भी क्वालिटीज़ हैं, समझिएगा यहाँ पर। हाँ, क्या है? तो वायु की आपूर्ति सीमित कर देने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर कजली ज्वाला निकलती है। कैसी ज्वाला निकलती है? कजली ज्वाला। यानी उसमें आप देखिएगा तो हाथ में काजर ज़्यादा लग जाएगा। बच्चा सबको आंख में काजल करने के लिए देखते हैं कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं कि तेल लगा देते हैं वो सतह पर, उसके ऊपर से आग में उसको सेंक दिया जाता है, खूब देर तक धुआं उसमें लगता है, कजली बन जाता है। यहाँ पर काला सेंस क्या है? काला। ठीक है, यानी जब हवा कम होगा, हवा क्या होगा? कम होगा, तब जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो काला
ज्वाला निकलेगा, धुआं ज़्यादा करेगा, ठीक है, काला कलर का ज्वाला निकलेगा। और अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़ेंगे, संतृप्त ज्वाला को हम जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो हमें नीला कलर का और साफ मिलेगा, यही ना पढ़े हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी थी, यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित है। क्या है? सीमित है। अब है अगला नोट में यहाँ पर कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक मात्रा में कार्बन होते हैं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें कार्बन की संख्या संतृप्त से ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है कि कोयले एवं पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन एवं सल्फर होते हैं। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण का प्रमुख प्रदूषक है। हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने का सबसे बड़ा जिम्मेवार किनका किनका है? जो हम लोग पेट्रोलियम जलाते हैं वो होते हैं और कोयले होते हैं। इनसे क्या होता है? इनसे नाइट्रोजन और सल्फर निकलता है। ऑक्सीजन तो अवेलेबल है वायुमंडल में, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल के नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्या करते हैं? संयोग करते हैं और संयोग करके ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड। यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बना ले, सल्फर ऑक्साइड बना ले, और यही ऑक्साइड जब बन जाते हैं तो पर्यावरण में यह प्रमुख रूप से प्रदूषक का काम करते हैं, यानी ज़्यादातर प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक इसका इसी में है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है इसका समीकरण क्या है? कार्बन जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है, ऊष्मा दे रहा है और प्रकाश दे रहा है। ठीक है, फिर CH4, ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ तो वरुण? कल पढ़ाए थे CH4, मीथेन का। किसका फॉर्मूला होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है। तो मीथेन का जब हम क्या करा रहे हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, तो CO2 बन रहा है, जल बन रहा है और ऊष्मा और प्रकाश मिल रहा है। समझ में आ गया यहाँ बात? चलिए अब है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडाइजेशन, ये पहले भी हम आपको पढ़ा सकते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन में है कि कोई भी जैसे दहन करने पर कार्बनिक यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। जब किसी कार्बनिक यौगिक को आप जलाइएगा तो उसे आसानी से ऑक्सीकृत कर सकते हैं, तब उसे ही कहा जाता है क्या? ऑक्सीकरण कहा जाता है। अभी बढ़ते हैं आगे में क्या है यहाँ पर जरा देखिएगा। कह रहा है कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। जो शुरू में पदार्थ जो था उसमें ऑक्सीजन जोड़ा गया था ऊपर वाले में। नोट में कहता है कि जो पदार्थ अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अभी उसी दिन इससे पहले ऑक्सीकारक और कारक पढ़ा चुके हैं कि जो वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन किसी और को दे दे उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक कहा जाता है। यानी जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हटे और हाइड्रोजन जुटे उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक कहा जाता है। और जिस पदार्थ में जिस पदार्थ से हाइड्रोजन हटे ऑक्सीजन आके जुटे उसे अवकारक कहा जाता है। ठीक है, अब है संकलन। क्या है? संकलन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। कहता है यहाँ पर कि पैलेडियम अथवा निकेल, कौन सा? पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। यानी यहाँ पर क्या है संकलन में कि हाइड्रोजन आके जुट रहा है, वहाँ ऑक्सीकरण में क्या था? ऑक्सीजन जाके जुट रहा था, तो यहाँ हाइड्रोजन आके जुट रहा है। ठीक, हाइड्रोजन आके जुटेगा किस में? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, तो कैसा हाइड्रोकार्बन बना देगा? संतृप्त बना देगा। ये सब हाइड्रोकार्बन्स के रासायनिक गुण हैं। क्या है? रासायनिक गुण हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कहता है, ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है। यहाँ आर 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 लगाया गया है। ये आर लगाया गया है, यहाँ पर किसी भी तत्व को आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये है निकल और पैलेडियम, है ना, निकल या पैलेडियम। अब यहाँ पर है H2। अब इसके साथ कार्बन है, हाइड्रोजन आके जुट गया, बाकी जगह क्या है? खाली है। ये सब किसके लिए है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए है। तो यहाँ पर जाके हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। ठीक, और ये रहा कैसा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। किसका कितने बॉन्ड है?
हम पढ़े थे कि जितना सिंगल बॉन्ड वाला होता है वही संतृप्त होता है। देखिए यहाँ कहीं डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, सब जगह कैसा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसीलिए ये कैसा है, संतृप्त है, और ये कैसा है, असंतृप्त है। ठीक है, यहाँ कहता है कि वनस्पति तेलों के वनस्पति घी का, जब वनस्पति तेल से वनस्पति के घी बना जाएगा, घी का निर्माण इसी विधि के द्वारा किया जाता है, इसी विधि के द्वारा। ठीक है, यानी कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, वह इसी प्रक्रिया से वनस्पति घी बना लिया जाता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। नोट में है कि उत्प्रेरक वे, अब उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक आपको पहले चैप्टर में ही पढ़ाया गया था। उत्प्रेरक क्या होता है, वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को बिना प्रभावित किए उसे होने में सहायता करते हैं, यानी उसको उत्प्रेरणा देते हैं कि अब आप ऐसे मतलब कि ऐसा करेंगे कि अभिक्रिया संपन्न हो जाएगा, यानी उसे फोर्स देते हैं अभिक्रिया को ये। ठीक है, आइए आगे। यहाँ पर है, यहाँ पर कहता है कि जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। जंतु वसा में कैसा वसा अम्ल होता है, ये जंतु वसा यानी इंसान से बॉडी से जो वसा निकलता है, इंसान या जीवों के शरीर से दूध है, दूध में फैट होता है कि नहीं होता है ना, घी में फैट है दूध से निकलने वाला। तो जो जंतु वसा है उसमें संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं, संतृप्त वसा अम्ल, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए आदमी ज़्यादातर मोटा जाता है घी खा के। समझ में आ रहा है बात? हाँ। क्या है, भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों का उपयोग करना चाहिए, यानी ज़्यादा रिच जो अगर इस्तेमाल तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो तेल ऐसा इस्तेमाल करिए जो असंतृप्त हो। कैसा हो, असंतृप्त हो, तभी जाके शरीर में वो नुकसान कम पहुंचाएगा, तो ज़्यादा पहुंचा देगा यदि संतृप्त रहेगा। खूब घी खा के देखिए, एक महीना अगले महीने आपका क्या हाल होगा अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो। आगे क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि। जब एक प्रकार का परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे का स्थान लेते हैं तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। कोई एक परमाणु है जो दूसरे परमाणु का स्थान ले लेता है, तब उसे क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये भी उसी प्रकार से है विस्थापन अभिक्रिया की तरह, है ना। यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, जब सूर्य प्रकाश रहता है उस समय अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होती है। यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्या होता है, जिस समय सूर्य उदित रहते हैं, धूप निकला रहता है, तो उस समय अति तीव्र अभिक्रिया होती रहती है उसके अंदर, और क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन हो जाता है। यानी क्लोरीन किस में आके जुट जाता है, हाइड्रोकार्बन में आके जुट जाता है, स्थान ले लेता है वहाँ पर क्लोरीन। क्लोरीन स्थान लेगा तो क्या बनाएगा, क्लोरोहाइड्रोकार्बन बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लोरोहाइड्रोकार्बन। तो कहता है कि क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देता है, उनका जगह ले लेता है, धीरे धीरे करके हटा देगा। जैसे यहाँ देखिए CH4 है ना, CH4। तो कल बताए थे कि कार्बन का ये परमाणु हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। इसके साथ हम क्लोरीन का अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन कोनों को हटा देगा, किसी को हटा देगा, और कैसा फिगर बनाएगा, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन यहीं हट जाता है तो क्लोरीन हो जाएगा, बाकी सब क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। ठीक, अब देखिए, अब C एगो है, हाइड्रोजन का एगो है, तीन गो है, क्लोरीन एगो है, और यहाँ देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, अब बनाया क्या, HCl। तो ये संतुलित नहीं है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2। तो ऐसे ही 2 लगा देंगे, अब क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। तो ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ 2 लग जाएगा और एक Cl इधर जाएगा और इसका एक हाइड्रोजन हटा है और उसके साथ वो लग जाएगा, क्या बना देगा, HCl बना देगा। तो यहाँ से इसी तरीके से फिर अगली बार होगा, फिर क्लोरीन लेके आएंगे हम, तो फिर एक हटाएगा ही और क्लोरीन आके इसमें जुट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से ये क्लोरोमीथेन है। क्या नाम है इसका, क्यों, एक क्लोरीन आके लगा है, अब मीथेन का फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्लोरोमीथेन है। कौन सा मीथेन है, जमाई ले लो खूब बढ़िया से, देख लो। अब कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। अब कार्बन के कुछ विशेष प्रकार के हैं ये
जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, ये एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल जो होता है यह कुछ विशेष स्थान रखता है कार्बनिक यौगिकों में। एथेनॉल का भौतिक गुण क्या होता है? अब एथेनॉल होता क्या है उसका गुण पता चलेगा तभी पता चलेगा। किसी का गुण मालूम चल जाए तो एथेनॉल के बारे में उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो वाले इसको जो है देखेंगे हम कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ ये लिखने में ही मिस्टेक हो गया, पहला लाइन इसको छोड़िए। नीचे देखिए इसके गुणों में कहता है कि जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होता है? ये घुलनशील होता है। उसके बाद वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 के होता है, वहाँ पर इसका गुण आपको दिखाई देगा। कहाँ पर? जब वाष्पशील द्रव होगा। ऐसा द्रव है, ये ऐसे द्रव होते हैं जो वाष्पशील होते हैं। इनका क्वथनांक कितना होता है? 351 केल्विन। कितना होता है? 351 केल्विन होता है। और प्राकृतिक रूप से ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। ना अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं। अब है इनका रासायनिक गुणधर्म क्या है? तो इनका रासायनिक गुणधर्म कह रहा है कि सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्या? जब ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करेंगे, यहाँ है सोडियम और इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम एथॉक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोडियम एथॉक्साइड बनाएंगे। ये सोडियम एथॉक्साइड है। क्या है? सोडियम। 2 कार्बन दिख रहा है। तो कल पढ़ाए थे माने मेथेन, एथेन, प्रोप, ब्यूट। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंट, हेक्स से हेक्सेन, हेप्ट से हेप्टेन, ऑक्ट से ऑक्टेन, नॉन से नोनेन और डेक से डेकेन। ठीक है। तो ये होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अब बन जाएगा एल्केन ग्रुप का। जब एल्कीन का बनाना होगा तो कहेंगे मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। हो गया। और जब यहीं बनाना होगा आपको एल्काइन का तो मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ठीक है। इस तरीके से बनता है। तो इसके बाद क्या कहता है यहीं पर कि तो ये जब अभिक्रिया करेगा इससे एथेनॉल से सोडियम, तो क्या बना के देगा? सोडियम एथॉक्साइड बना के देगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कह रहा है कि एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। आपने वहाँ पर देखा है कि हाइड्रोजन गैस भी यहाँ रिलीज कर रहा है। देख रहे हैं? हाइड्रोजन गैस भी यहाँ रिलीज कर रहा है। चलिए अब क्या यहाँ पर कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोजन बनाने वाली अभिक्रिया। इसकी जो पहली अभिक्रिया आपने देखा है जब सोडियम से अभिक्रिया कर रहा था। अभी क्या है कि असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन बनाने वाली अभिक्रिया कैसी होती है? तो 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब आप गर्म करेंगे, इसके बाद वाली अगली पेज में आपको मिलेगा। कह रहा है कि 443 केल्विन, कितना केल्विन का तापमान होना चाहिए? हाँ, उस पर एथेनॉल को अधिक के सांद्र, ज़्यादा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब आप अभिक्रिया कराइएगा तो वो गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एथीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एथीन बन जाता है। यानी जब आप 443 केल्विन का तापमान करेंगे और एथेनॉल को खूब अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है मालूम है आपको? H2SO4। ये बताया जा चुका है। H2SO4 है। तो जब H2SO4 के साथ जब एथेनॉल आपका यानी C2H इसमें हो जाता है H5OH। ठीक है। C2H5OH जब ये होगा तो इसके साथ इसको जब अभिक्रिया कराइएगा, कितना टेम्परेचर चाहिए आपको? 443 केल्विन। इतना टेम्परेचर चाहिए। जब इतना टेम्परेचर दीजिएगा तब निर्जलीकरण होकर क्या बनाएगा? एथीन बनाएगा। क्या बनाएगा? ये एथीन बनाएगा। यानी जब निर्जलीकरण इसका हो जाएगा तब देखिएगा तो एथीन बनाएगा, C2H6 बना देगा। क्या बना देगा? क्लियर? एथीन का फार्मूला C2H6 नहीं होता है, बताते हैं। उसका CnH2 यानी C2H4 होगा। क्या होगा? हाँ, एथीन का फार्मूला होता है C2H4।
4। इसका फॉर्मूला क्या बताए हुए थे हम एल्कीन ग्रुप का, फिर से एक बार देख लीजिए। एल्केन का बताए थे CnH2n+2, यानी 2 गो रहेगा। एल्कीन का बताए थे क्या CnH2n, और एल्काइन का क्या बताए थे एल्काइन CnH2n, एगो में से 2 गो घट जाएगा। ठीक है, तो इस 3 को फॉर्मूला बताए थे। तो ये वाला जो होता है इसमें कार्बन 2 गो होगा, कार्बन 2 गो होगा तो CnH2n 2 दूनी 4 होगा, तो C2H2 क्या हो गया एथीन का फार्मूला हो गया। क्लियर, यहाँ कोई डाउट है? अभी देखिए यहाँ बनैबो किया है उसका कि C3H2OH, यहीं पर कार्बन 2 गो और H5 लिखे थे हम। क्या लिखे थे C2H5 था और OH था, है ना। इसी का अभिक्रिया गर्म सांद्र H2SO4 के साथ कराया गया है, तो हमें ये बन के मिला है। ठीक है, C2H4, H कै गो है 4 गो है, कार्बन कै गो है 2 गो है, तो क्या फार्मूला बनेगा एथीन का C2 बनेगा। और निर्जलीकरण के लिए जल बाहर निकल गया। जब 10th के परीक्षा सामने रहता है उसी से पहले कस के ठंडा आता है। हाँ, माने बच्चा सब कितना कर्मठ है यह बात पता चल जाता है। वही से पहले ठंडा है, अब वही ठंडा में पढ़ के साल भर तो पढ़े हैं, अब बाकी वही 2-3 महीना आप अगर आप मैनेज कर दिए तो हो गया, आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो समस्या बढ़ जाता है। ठंडा व्यक्ति कैले रहता है कि परीक्षा से पहले पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर उपयोग में दिया गया है, किसका उपयोग, एथेनॉल का उपयोग पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कहता है एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है। यानी जो एथेनॉल होता है उसे किस नाम से जानते हैं हम, एल्कोहल के नाम से। तथा इसका उपयोग सभी एल्कोहली पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। जितना दारूबाज सबको देखता है वो सब यह पीता है। क्या पीता है, एथेनॉल पीता है। मैंने उसमें और भी मिलावट होते हैं उनके स्वाद के लिए, तरह तरह का उनका स्वाद बनाने के लिए और भी मिलावट किया जाता है। चलिए अब कहता है इसके दूसरा उपयोग में कि यह एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में किया जाता है। तो ये क्या होता है, तो इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक ये सब बनाने में भी किया जाता है। जितना भी जैसे कि ये क्या कहते हैं, खांसी का अगर आप सिरप ले लीजिए पी जाइएगा तो नशा पकड़ लेगा। समझ आएगा बात, नींद कस के लगना शुरू हो जाएगा, नशा धर लेता है खांसी के सिरप से। ठीक है, बाकी औषधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी समय तक एल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसीलिए नशा नहीं करना चाहिए, एल्कोहल नहीं पीना चाहिए। खांसी लेके घूम रही है, देखें खांसी का है क्या, हाँ ये खांसी का है, कड़वा है, पी के देख लिया का हम कहें जांच दिए ये तही चुपचाप, हाँ उन्हीं का है। देखिए उसके बाद काफ़ी समय तक एल्कोहल पीने से शारीरिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसलिए क्या करना है, एल्कोहल नहीं पीना है किसी को। इन फ्यूचर आप लोगों में से भी कोई क्या करिएगा, शराब नहीं पीने लगिएगा। समझ में आ रहा है बात, भविष्य में शराब कहीं पीने लगे तब पीना है का है, नहीं पीना। क्या गारंटी है, लड़कियों सब आजकल धुआं धकड़ करती है बहुत। हाँ सब सिगरेट वगरेट पीना है इन्हें, एक हाथ में चाय है और यहाँ पर ऐसे है, चाय पी रहे हैं और खींच रहे हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर है एथेनोइक अम्ल। क्या है, अब है एथेनोइक अम्ल का भौतिक गुण समझते हैं। किस अम्ल का, भौतिक। पीना है का व्यवस्था कर दें, बिहार में सब मिल रहा है, हमको किसी से कांटेक्ट नहीं है भाई। आप लोग जो देख रहे हैं हमको किसी ऐसे आदमी से कांटेक्ट नहीं है जो दारू बेचता है बिहार में, और ना हम इसकी पुष्टि करते हैं कि मिलता है। लेकिन लोगों को मिल जा रहा है, नहीं मिलता तो लोग नशा कहाँ से करता है कि नहीं करता, लोग नहीं मिलता तो ढाता ढिबलिया था कैसे। हाँ, इतना बहुत ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पैसा के लत के कारण
दारू को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, है ना। अब मानते हैं कि इसके हाथ में अगर दे दिया जाए इसके बैग में कि हाई ले ले 5 गो बोतल, तो इसका ये पुलिस का भीड़ में से भी निकल जाएगा, तो इसका बैग कोई चेक नहीं करेगा कि बच्चा है इसका क्या है बैग में रखा है, कॉपी किताब होगा। दूसरा क्या होगा, नीचे सरिया देगा, ऊपर से कॉपी किताब धर देगा। लेके बच्चा गया जाके दे दिया 1,000 रुपया एक बार मिलेगा, तो कहेगा बाप रे बाप बड़ा आसानी से रुपया कमाई हो भाई, है कि नहीं। आसानी से 1,000 रुपया कहाना समझ रहे हैं आप। 1 घंटा का समय नहीं लगा, मोतिहारी से गए उतना दूर पहुँचे छतौनी से और आपको मिल गया। तो ई बिहान बेला से सोचेगा फिर वैसे कैंडिडेट मिलता था और बेगवा में धर देता। पहुँचाते पहुँचाते सोचेगा जे जाना के पहुँचाई ले, ओकरा कितना मजा बजे रुपया देता है कि नहीं। तो तनी हम कुछ लेके देख लें, एको ढक्कन मार दिया पर रास्ते में रह जाएगा। ये को रास्ता में 4 गो दुआरी लोग ये करा केने जाई कोनो में समझ नहीं क्या हो। चलिए अब देखिए एथेनोइक अम्ल का भौतिक गुण समझते हैं। किसका? एथेनोइक अम्ल का भौतिक गुण। कहता है कि यह रंगहीन द्रव होता है। कैसा द्रव होता है? रंगहीन द्रव होता है। स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। सिरके जैसी इसकी गंध होती है। किसके जैसी? सिरके जैसी इसकी गंध होती है। अचार के जैसा हल्का गंध देता है, ठीक है। उसके बाद इसका क्वथनांक 391 केल्विन का होता है। कितना इसका क्वथनांक है? 391 केल्विन का क्वथनांक होता है इसका। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। जो शुद्ध होगा ना एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, उसको जब आप ठंडा करिएगा तो बर्फ के जैसा जम जाएगा। इसकी ये सब भौतिक गुणे हैं। क्या है कि स्वाद में कैसा होता है? तो खट्टा होता है, रंगहीन होता है, सिरके की जैसी इसकी गंध होती है। इसका क्वथनांक 391 केल्विन का होता है। एथेनोइक अम्ल को शीतलन करने पर, यानी इसको जब फ्रिज में डालिएगा, ठंडा करिएगा तो ये जम जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। किस कारण जम जाता है? इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। क्लियर? ये इसका भौतिक गुण सब है। अब देखिए इसके रासायनिक गुण समझते हैं। किसके रासायनिक गुण? एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण। एस्टरीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। किस में उपयोग किया जाता है? एस्टरीकरण में। कहता है कि एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एस्टर किस चीज़ से बनता है? अम्ल और एल्कोहल का जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। कहता है कि एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। मतलब जो एथेनोइक अम्ल होते हैं, यानी जो ये एसिटिक अम्ल जो होते हैं, वो एसिटिक अम्ल किसी भी दूसरा कोई उत्प्रेरक उसमें है जो अभिक्रिया को गति दे रहा है, तो उस उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको परिशुद्ध एथेनॉल जो होता है, एकदम शुद्ध एथेनॉल जो होता है, उससे अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है? एस्टर बना लेता है। अब यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये है एथेनोइक अम्ल। देखिए 2 कार्बन है यहाँ पर, एथेनोइक अम्ल है तो 2 कार्बन होगा तो एथ होगा, मेथ के बाद एथ होगा तो एथेनोइक बनेगा। तो 2 कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 4 गो है, ठीक है। ये एथेनोइक अम्ल है। यहाँ जिधर भी लास्ट में COOH आप लगा हुआ देखें, क्या समझें? ये अम्ल होगा। क्या समझें? अम्ल होगा। जिधर भी अंतिम में OH लगा देखें, क्या समझें? ये एल्कोहल होगा। क्या होगा? एल्कोहल होगा। तो ये अम्ल और एल्कोहल जो है किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया करने के बाद हमें क्या दे रहा है? एस्टर दे रहा है। क्या दे रहा है? एस्टर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि एस्टर का क्या क्वालिटी होता है, एस्टर का क्या गुण होता है, ठीक है, समझिए। तो एस्टर के बारे में कह रहा है कि एस्टर का गंध मीठे फल के जैसा होता है। कैसा होता है? मीठा फल का जैसा गंध होता है, वैसा ही गंध किसका होता है? एस्टर का होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रामबान चीज़ है, समझ जाइएगा। यहाँ पर सीधा एस्टर का गंध कैसा होता है? मीठे फल के जैसा, है ना। ऑप्शन में देगा तो वहाँ ये लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद एस्टर का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? इत्र बनाने में। क्या बनाने में? सेंट जो बनाया जाता है उसमें, ठीक है।
एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक में, किसी चीज़ में टेस्ट जो आता है, बड़ी गजब का टेस्ट लग रहा है, उस सब चीज़ बनाने में इसका इस्तेमाल एस्टर का किया जाता है, टेस्टी सामान वगैरह बनाने में। देखिए अब है नोट में कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ये अभी आप समझें कि एथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल। आप पहले भी पढ़े हुए हैं। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% बिलियन को सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिरका। इसका 3 से 4% बिलियन होगा, कितना परसेंट, 3 से 4% जिस बिलियन में एसिटिक अम्ल होगा उसे क्या कहेंगे हम, सिरका कहेंगे। ठीक है। अब सिरका का इस्तेमाल आचार के परीक्षक के रूप में किया जाता है, यानी आचार को बचाने में सिरका का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब है साबुनीकरण। क्या है, साबुनीकरण। तो साबुनीकरण क्या होता है समझिएगा। एस्टर अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। कहने का मतलब है जो एस्टर अम्ल जो होता है, एस्टर जो होता है वह अम्ल या क्षारक, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक उपस्थित रहेगा तो ही अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और फिर से क्या बनाएगा, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। जब बनाएगा तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, साबुनीकरण अभिक्रिया कहा जाएगा। मतलब इस प्रकार से जो अभिक्रिया होगा उसी को साबुनीकरण कहा जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया को, यानी एस्टर जब अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करेगा और एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। एस्टर किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल या क्षार से, और अभिक्रिया करने के बाद एल्कोहल बनाए या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए, तब इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, साबुनीकरण कहेंगे। क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन जो आप रगड़ रगड़ के नहाते हैं, खूब देह चिकनाते हैं, ठीक है, नहीं चिकनाते हैं, हाँ, मलमल नहाए के बाद तब वो गंदे बात दे तो उनके बताओ हैं। अभी मैल छोड़ा के देखो, मैल छूट जाएगा, नहीं छूट जाएगा, छूट रहा है मैल, तू छोड़ाइएगा, देख लिया। चलो अब क्षार से अभिक्रिया करने में साबुनीकरण जब होता है तो क्षार से अभिक्रिया का दौरान कैसे होता है। तो क्षार NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है कि नहीं है, है, और ये है अम्ल। ये क्या है, क्या हुआ, हाँ मैल छोड़ा दिया तू ऊपर। चलो देखो यहाँ पर क्षार से अभिक्रिया आए हम, क्षार से अभिक्रिया कर रहा है कौन, एथेनोइक अम्ल। ये है एथेनोइक अम्ल, किससे अभिक्रिया कर रहा है, क्षार से। जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा और जल रिलीज करेगा। उसी तरह कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब अभिक्रिया होगा तो ये है सोडियम कार्बोनेट है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और इसका अभिक्रिया किससे, एथेनोइक अम्ल से कराया जा रहा है। तो जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या बनेगा, यही बन रहा है सोडियम एसीटेट बन रहा है। फिर यहाँ जल रिलीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। फिर इसी अम्ल को, एथेनोइक अम्ल को जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, फिर सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक में क्या फ़र्क है, कहता है कि अधिकांश मैल तैलीय होता है। जितना मैल होता मैल, आप मतलब कि शरीर में खूब बढ़िया से तेल लगा लीजिए और उसके बाद कपड़ा पहनिए, तो कपड़ा ज़्यादा मैला होगा कि पहले मैला होगा, माने तेल लगाने के बाद शरीर में तेल लगा लिए, आप कपड़ा पहन लिए, उसके बाद कपड़ा पहनेंगे तो ज़्यादा कपड़ा मैल होगा कि उसके पहले कपड़ा ज़्यादा मैल होता, तेल लगाने से पहले। तो समझे नहीं आ रहा है, मतलब तोरा देह में यहाँ तेल लगा दिया जाए और कपड़ा पहना दिया जाए देह में तेल लगा के, तब तुम्हारा कपड़ा जो गंदा होगा वो ज़्यादा गंदा दिखेगा कि पहले ज़्यादा गंदा होता, तेल लगाने के बाद में ज़्यादा गंदा होगा शरीर में। शरीर की गंदगी जो है वो तेल सहित कपड़े में आके चिपक जाती है। ठीक है।
तो तो जो अधिकांश जो मैल होता है वो कैसा होता है? तेलीय होता है। कैसा होता है? तेलीय होता है। और आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील होता है, यानी तेल पानी में नहीं घुलता है। ये बात मालूम है? और तेल नहीं घुलेगा तो तेलवे में है वो गंदगी है, तो गंदगी साधारण पानी से निकलने वाला नहीं है। अब क्या होता है कि जब हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं उसमें, तो साबुन का अणु जो है वह क्या बनाता है? तो लंबी श्रृंखला बना लेता है। कैसे बनाता है? लंबी श्रृंखला बना लेता है। और किस चीज़ का श्रृंखला बनाएगा? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, सोडियम एवं पोटेशियम लवण जिसमें होते हैं तो उनका क्या बना लेता है? यह श्रृंखला बना लेता है। जैसे कल ही कार्बन का कैसे श्रृंखला बनाया जा रहा था, बना रहा था कि नहीं? बना रहे थे। उसी तरीक़ा से ये भी अपना क्या करता है? श्रृंखला बनाता है। क्या बनाता है? श्रृंखला बनाता है। तो कहता है श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है। साबुन का जो आयनिक भाग है, हम परमाणु और आयन में अंतर समझाए थे कि नहीं? परमाणु और आयन में अंतर समझाया गया था आपको। तो साबुन का कैसा भाग? आयनिक भाग जो होगा वो जल में घुल जाएगा, जबकि कार्बन की श्रृंखला तेल में घुल जाती है। कार्बन की श्रृंखला भी क्या करती है? तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल की संरचना तैयार करते हैं। कैसा संरचना? मिसेल। अब मिसेल कैसा संरचना होता है वो आपको बताएंगे, धैर्य रखिएगा। मिसेल की संरचना तैयार करते हैं जहां अणु का एक सिरा तेल के एक कण की ओर तथा आयनिक होकर और दूसरा सिरा जो होता है वह बाहर की ओर होता है। क्या कहाँ होता है? बाहर की ओर। ये पूरा बात आपको समझ में आ जाएगा। नीचे एक फिगर है, देख लीजिएगा। तो कहता है कि इससे पानी इमल्सन बनाता है। क्या बनाता है? इमल्सन बनाता है। पानी क्या बनाता है? इमल्सन बनाता है। और इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है। मतलब कहने का मतलब है ये जो साबुन जब मिलाते हैं, साबुन का कण या फिर अपमार्जक सरफ जो होता है उसका कण में से जो रस निकलता है, उस रस में अणु की श्रृंखला बनती है। ठीक है, तो अणु का श्रृंखला बनेगा तो वो सब पानी में घुल जाता है। लेकिन जो तेल जो जैसे कॉलर में गंदगी लगी हुई है वो नहीं घुलेगी। तो नहीं घुलेगी तो क्या करता है कि उसका जो अणु जो होता है, जो साबुन के जो कण होते हैं, वो उस एक तरफ से उसके कण को पकड़ लेते हैं, दूसरा तरफ बाहर की तरफ रहता है, उसका पानी के ऊपर की तरफ निकलने का प्रयास करता है। माने गंदगी को ऐसे पकड़ के आप पानी को ऊपर निकालने का प्रयास करता है, जिसके वजह से गंदगी जो है शर्ट से बाहर पानी में आ जाती है। कहाँ जाती है? पानी में आ जाती है। देखिएगा यहाँ पर, आप देखिएगा अब नीचे यहाँ पर समझिएगा नोट में। अब मिसेल क्या होता है? तो कहता है कि साबुन के अणुओं का जल में घुलकर मैल के कण के साथ बनाई गई एक खास संरचना को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। अभी क्या बताए हैं कि साबुन का जो अणु होता है वह अणु पानी में जाएगा, और पानी में जैसे यहाँ पर पानी है या कपड़ा में मैल लगा हुआ है, ठीक है, कपड़ा में, तो ये जो साबुन का अणु जब इसमें आप डालिएगा तो इसका एक संरचना ऐसे बन जाता है। ठीक है, एक साइड में आपको कौन पकड़ लेगा? किसका? एथी का, माने जो गंदगी है उसका कौन पकड़ लेगा? चारों तरफ से एक ऐसे ही धर लेता है, एक ऐसे धर लेता है। तो धर लेगा, उसके बाद एक खींच के बाहर लेके आएगा, वह गंदगी आपका क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से ही काम करता है। तो इसी को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। अब साबुन के अणुओं के दो सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं? दो सिरे होते हैं, एक जलरागी सिरा और एक जल विरागी सिरा। कौन कौन सा सिरा? एक जलरागी सिरा और एक जल विरागी सिरा। देखिएगा, तो जल में विलीय सिरा को जलरागी सिरा कहते हैं। वैसा सिरा जो जल में घुसा हुआ अंदर रहता है, जल के भीतर रहता है, उसको जल क्या कहते हैं? जलरागी सिरा कहते हैं, जो जल के अंदर रहेगा। और जबकि हाइड्रोकार्बन के में विलीय दूसरे सिरे को क्या कहते हैं? जल विरागी सिरा कहते हैं। यानी दूसरा सिरा जो होता है वो हाइड्रोकार्बन में रहता है। ठीक है, यानी बाहर की तरफ रहेगा पानी से, तो वो कैसा रहेगा? जल विरागी सिरा कहलाता है। ठीक है, तो ये जलरागी सिरा इसका ये है जो पानी में इसको किसको पकड़े हुए है? मैल को पकड़े हुए है। और इधर वाला सिरा क्या है? जल विरागी सिरा है। ठीक है, यानी देखिए ऊपर सब यहाँ पर देख रहे हैं, बीच में आपका मैल है और ऊपर क्या सब है? सोडियम के साथ बाहर वाला सिरा इसका पकड़े हुआ है। तो ये जलरागी सिरा सब है, नीचे वाला हने वाला जल विरागी सिरा है। और इसी तरीक़े से मिसेल बन के आपके मैल को बाहर
निकाल लेता है। तब इसीलिए हाथ में अगर मोबिल लग जाता है तो साबुन से छूटता है, यहाँ छुड़ाइएगा तो नहीं छूटेगा, तेलीय चीज़ को छुड़ा लेता है। ठीक है, अभी आइए, अब है अपमार्जक। क्या है? कहता है कि अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक जल अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। जो अपमार्जक होते हैं तो वो जो होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की बहुत लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, किसकी? कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला बनाते हैं। उसमें क्या होता है? तो अमोनियम, क्या होता है? अमोनियम और सल्फेट का उसमें लवण होता है। अमोनियम का लवण और सल्फेट का लवण होता है। कहता है कि इन यौगिकों का आवेशित सिरा, जो इनका आवेशित सिरा है, प्लस माइनस वाला जो सिरा होगा, वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है। मतलब इनके साथ वह घुल भी नहीं करेगा। किनके साथ? तो मैग्नीशियम आयन के साथ और कैल्शियम आयन के साथ। किनके साथ? मैग्नीशियम। कठोर जल बनाने के लिए शुरू में पढ़ाया गया था कठोर जल, याद है? जिसमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड और इसका ऑक्साइड मिलाया जा रहा था, कैल्शियम का। ठीक है, तो इनके साथ वो नहीं घुलता है। ठीक है, जिसको गर्म ज़्यादा करके फिर से लिक्विड बनाया जाता है, अलग किया जाता है, बताए हुए थे आपको। ठीक है, यहाँ कहता है इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने होते हैं। यानी कठोर जल होगा ओहू में अपमार्जक काम करता है। माने अगर कठोर जल है, सर्फ साबुन से ज़्यादा सफाई करता है, सर्फ साबुन से ज़्यादा सफाई करता है। और साबुन ये अपमार्जक किसका रूप होता है? सर्फ का रूप होता है। ठीक है, तो कहता है कि कठोर जल में भी यह क्या करता है? सफाई करने के लिए यह कारगर होता है। सामान्यतः अपमार्जक का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने वाले उत्पाद में किया जाता है। जो शैम्पू जो होता है, मूड़ी में से रूसीले निकाल देने का काम करता है। करता कि नहीं? अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे परीक्षा के जलते हुए पदार्थ ज्वाला क्यों उत्पन्न करते हैं अथवा क्यों नहीं करते हैं। जो मैंने कोई पदार्थ जल रहा है तो जलता हुआ पदार्थ में आग का लपट काहे दिखेगा? सोचने वाली बात है। कोई भी पदार्थ जलेगा तो आग का लपट उसमें क्यों दिखेगा आपको? कुछ पदार्थ के जलने पर नहीं दिखता है। जैसे शुद्ध कोयला है, उसको जलाइएगा तो आग का लपट नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलती है। समझिएगा, कहता है कि आपने अपने आसपास लकड़ी, कोयला, मोमबत्ती, गैस स्टोव या अन्य सामान को जलते देखा ही होगा, है कि नहीं? कहता है कि इसमें से लकड़ियाँ, तारकोल, कुछ सामानों के को जलने पर उसमें उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, यानी लकड़ी जलाइएगा तो लकड़ी में कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो वाष्पशील हो जाते हैं, यानी वो वाष्प बन के ऊपर उड़ना चाहते हैं। यानी जब गर्म होंगे तो वाष्पशील होकर के भागेंगे। ठीक है, तो इनमें कुछ ऐसे होते हैं तथा आरंभ में ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होता है। अब समझिएगा बात को। जैसे हम आपको यहाँ पर एक समझाने का प्रयास करते हैं, इसको समझिएगा। देखिए, जैसे कि अगर कोई लकड़ी है हमारे पास, क्या है? कोई चलिए, अब यहाँ पर कोई लकड़ी हम बना देते हैं। ये कोई क्या है? लकड़ी है। अब इस लकड़ी को हम आग लगा देते हैं। इसमें क्या लगा देते हैं? आग लगा देते हैं। अब जब इसमें हम आग की लपटें लगा देंगे, ठीक है, आग लगाएंगे, तो आग लगाएंगे तो ये लपट काहे उठेगा? मैटर यही है, लपट क्यों उठेगा? गैस सिलेंडर देखते हैं, गैस को जलता हुआ देखते हैं, तो गैस जलता है तो क्या करता है? उसमें से कुछ गैस निकलता है। ऐसा थोड़ा है कि वो गैस का जो स्टोव, उसका बर्नर जलते रहता है, लोहा थोड़ा जलता है, अंदर से गैस निकल के जलता है। इसका मतलब ये है कि अब गैस अगर पूरे रूम में फैल जाता है, एक बार पूरे रूम में भक से आग धलेगा, आग तुरंत पूरे रूम में फैल जाएगा। तो यहाँ पर आग कैसे जल गया? क्योंकि यहाँ गैस था, यहाँ गैस था। तो ये लकड़ी के अंदर जो हमको जो वाष्पशील पदार्थ है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इसके जलने के कारण क्या होता है कि गैस जलता है। क्या जलता है? अब गैस जलेगा तो ऊपर तक लपट उठेगा, इसीलिए लपट उठ जाता है। समझ में आ गया बात कि लकड़ी जलता है तो लपट क्यों उठता है? इसी कारण से लपट उठता है।
ये बात समझ में आ गया होगा। अभी चलिए देखिए, तो यहां तक आप बात को समझ गए। कहता है कि इसी प्रकार से जब मोमबत्ती भी जलता है तो उस समय ज्वाला उत्पन्न होता है। अब मानते हैं यहाँ पर मोमबत्ती हम जला रहे हैं, क्या जला रहे हैं? मोमबत्ती। तो मोमबत्ती जला रहे हैं तो मोमबत्ती से ये जो लपट उठ रही है यहाँ पर ज्वाला, ठीक है, उसका ज्वाला उठता है मोमबत्ती का। तो जो ज्वाला उठेगा तो वो किस चीज़ से उठता है? तो मोमबत्ती जो है यहाँ पर इसका मोम पिघलता है। क्या करता है? मोम पिघलता है। अब पिघल करके वाष्प बन के ऊपर की तरफ आता है, और जितना दूर में गैसवा रहता है उतना दूर में वो जलते रहता है लगातार, ठीक है। हवा बहने पर लपट कैसे ऐसे ऐसे हिलता है, उसका गैस इधर उधर होता है तो उसको जलाने के लिए लपट भी इधर उधर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहता है कि गैस स्टोव या एलपीजी सिलेंडर के स्टोव में वायु के छिद्र दिए गए रहते हैं। गैस के सिलेंडर देखते हैं कि नहीं है? वो तो एक्सीडेंट से न हुआ था, जयपुर का जो दुर्घटना था बड़ा ही दर्दनाक दुर्घटना था। एलपीजी वाला सीएनजी वाला दोनों गैस टकरा गया, एलपीजी और सीएनजी, ठीक है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और ये है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये दोनों के दोनों अति ज्वलनशील होता है। क्या होता है? अति ज्वलनशील होता है। ये सब दोनों का दोनों एकदम, मतलब कि इतना ज्वलनशील होता है ये कि अगर इससे मतलब समझिए कि अगर रूम में खाली भर जाए, आपके रूम में एगो चिंगारी कहीं से इसको हल्का सा मिल जाना चाहिए, एक के बार में पूरा रूम में आग पकड़ लेगा, एक के बार में। ये नहीं कि हेने से जलना शुरू किया, ना ना, भक से आग पकड़ेगा एक के बार। गैस सिलेंडर क्या करिएगा, सेफ्टी जोन में थोड़ा देर खोल दीजिएगा, अपने सामने कुछ रखिएगा, जल नहीं जाएगा। खोल के तनी खाली 10 सेकंड रोक दीजिएगा, उसके बाद सलाई मारी भक से आवाज़ करता है कि नहीं करता है? भोज बनाते हुए आदमी को देखे हैं? तब भोज बनाने वाला उसका तो बड़ी प्रेशर से नहीं निकलता है, तो में से गैस निकलता है कि नहीं? तो जब सिलेंडर का को ओपन करता है तो करके आवाज़ निकलेगा उनमें से, आवाज़ मतलब कि सोसियाता कस के है। और जैसे ही सलाही मार के लग में जाकर नहीं फेंकता है, मारेगा तो यहाँ से फेंकेगा सलाही। हाँ, तो अब पकड़ता है तो भक से करके आवाज़ करता है, यानी पूरा एरिया को एक बार जलाता है। जलाता है कि नहीं जलाता? तो क्यों जलाता है? क्योंकि गैस उतना देर में पसर गया है, इसलिए उतना दूर में ज्वाला वो बना है। तो यहाँ भी है। अभी क्या कहता है समझिएगा कि वायु में छिद्र दिए गए रहते हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिश्रित हो जाता है। गैस में क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन, और होकर वो नीला ज्वाला के साथ जलता है। कैसा जलता है? गैस का ज्वाला कैसा होता है? नीला कलर का होता है कि नहीं? और जब पियर होए लगा लेता घर के मेहरारू सब क्या हो जाती है, वो सब कहने लगते रे उड़ाए वाला हुआ है। जैसे ही पियर होने लगेगा क्या कहेगा? उड़ाने वाला है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है? कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? कोयला और पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनते हैं ये सब चीज़, अब उनके बारे में समझते हैं। कहता है कि कोयला लाखों वर्ष तक पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधे का अवशेष है। कोयला क्या है? बहुत लाखों वर्ष पहले इंसान जो है मरे होंगे, हो सकता है उस समय जलाने उलाने का सुविधा नहीं, तो इंसान मरे, जानवर मरे, पेड़ पौधे सड़े गले दबे, मिट्टी पड़ी, बाढ़ आया, है कि नहीं? तो लाखों वर्ष में तो चीज़ें बहुत बदलती रहती है ना। कहाँ बहुत जगह ऐसा समुद्र है तो समुद्र की कहीं ऊंचाई बढ़ गई तो कहीं पानी का लेवल घट गया, है कि नहीं है? कुछ इस प्रकार से नदियाँ कहीं सूख गई तो कहीं नई नदी निकल गई। क्या कर रही है? हाँ, वो कटते हुए हिंग टेढ़ होते हुए आ रहा है, बांध के तरफ नज़दीक आ रहा है। तो हर बार जब भी होता है तो उधर से इस साइड का जो है पट काट देता है, काट के किधर इधर घुस जाता है। अभी पूरा ऐसे यहाँ से है तो बाद में अब ऐसे घूमी हुई है पूरा। तो बहुत वर्षों तक क्या होता है, और फिर उसमें संभवतः भूकंप भी हुआ रहता है, ज्वालामुखी भी फटा रहता है। तो इस सब फटने के कारण धरती के चट्टानों के परतों के नीचे दब जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो दब जाते हैं। और दबते हैं तो धीरे 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 ताप एवं दाब, एक तो ऊपर से दबाई है उसको चापे हुआ है, और दूसरी का गर्मी लगेगा। जब चापाएगा तो गर्मी नहीं लगेगा, गर्मी होगा, ताप होगा, तो इस कारण से वह क्या कोयला बन जाता है। लकड़ी किस चीज़ में बदल जाएगा? हड्डी किस चीज़ में बदल जाएगा? कोयला में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ठीक है, तो कोयला बन गया।
फिर तेल और गैस की बात रही तो कहता है तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष होते हैं। जो समुद्र के अंदर जो जीव हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, वो पौधे सड़ते गलते हैं, बहुत समय, बहुत लाखों वर्षों तक उनका जो अवशेष होता है वो उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब जाते हैं। क्या होते हैं? डूब जाते हैं। जब मरेंगे तो डूब जाएंगे समुद्र तल में। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया का आक्रमण होगा, बैक्टीरिया उस पर जाएगा, फिर उसका प्रबल संचारण होता है, बहुत जोर से वो क्या होता है उनका, उसको वो संचारित करते हैं। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा दबाई होता है, दाब उस पर पड़ता है, उस कारण से तेल और गैस का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे वो तेल और गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ कहता है कि जीवों के अवशेषों के क्षयित होने के कारण इनका निर्माण होता है। यानी जीव का जो अवशेष होता है, जो भी सजीव जितने होते हैं, अवशेष यानी उनके बचे हुए शरीर के हिस्से को अवशेष कहा जाता है। तो जो अवशेष होते हैं उन अवशेषों के क्षयित यानी खराब होने के, उनको बैक्टीरिया उनको खाएगा, उनको गलाएगा तो कुछ तो बचेगा, है कि नहीं? तो इसके कारण इनका क्या हो जाता है? निर्माण होता है। अतः ये जीवाश्म ईंधन भी कहलाते हैं। अब आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा, बताइए कि पेट्रोलियम या फिर कोयला को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो इसे जीवाश्म ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जीवों के अवशेषों के दबने के, गलने, सड़ने, गलने के कारण पैदा होते हैं, बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। जीव का अस्म है ना, जीवाश्म है यह। अब अगला सवाल है कि सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? अब इतनी आप लोग बताइए, सजीव प्राणी पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? इंसान, कुत्ता, आदमी, चाहे भैंसी, हाथी, बैल, आप लोग भी तो बैले हैं, बैल नहीं है? बैल नहीं है? हाँ, इंसान है। इंसान तो पढ़ता का नहीं ठीक से, बैल लेकिन काम करता है। चलो, तो इस सब पर एल्कोहल का क्या प्रभाव होता है? एल्कोहल का पी लेगा, उसके बाद ढमरियाल चालू होगा, है कि नहीं है? नशा लग जाएगा, वो चलेगा है नहीं, गोड़ धराएगा, ओकर लगेगा रोडवा ये साइड में है। अच्छा, दारू पीने के बाद एक और ज़बरदस्त प्रभाव होता है, सामने वाला को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत देना, जिसको कभी नहीं प्रणाम करेगा ओकरो प्रणाम करेगा, प्रणाम, है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं है? मैंने जरा नहीं कोई गोड़ दाबना होगा ओकरो पर चाचा बड़ा तो उसको बहुत पुराना बात तकलीफ याद पड़ेगा कि हाँ, जो गांजा मार ले वाले ओकरा, देखिए भांग पीता है ना, भांग पीने वाला को हंसी बड़ा लगता है, बात कुछ कहिएगा उसको हंसी लगेगा, कहिएगा कि मारम ना एक पर तो कही बहुत बढ़िया बात है, उसको हंसी और भूख दो चीज़ ज़्यादा लगता है। ठीक है, दिमाग से लगेगा कि धरती कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, तो हंसेगा बड़ा, है ना, उसको समस्या। बिछावन पर सोएगा तो उसका बिछावन तिरछा जा रहा होगा। किसी का एक्सपीरियंस नहीं बता रहे, हम अपन एक्सपीरियंस बता रहे हैं। होली के समय में, हाँ, होली में ही हो गया था कांड, है ना, हमें मालूम नहीं था। उसमें क्या हुआ था, पूरा एकदम दूध था, दूध में क्या था, हाँ, तो भांग मिलाया गया था, ऐसा बात नहीं बताया गया था। तो जितना साधारण बच्चा जो गुटखा माने कुछ भी कसैली तक नहीं खाता है, तो सब बच्चा सोचा कि चलिए होली है, दूध है, ए में है काजू किशमिश, ये अनार रखा हुआ था, वही में आपको ये क्या अंगूर था, तो भाई खूब बढ़िया से मिक्सी में पीस उसके तैयार किया हुआ था। तो पीने में एकदम गजब का स्वाद है कि नहीं, सब सामान। अब 1 गिलास की जगह पर 2 गिलास, और 2 गिलास का प्रभाव क्या हुआ कि आधा घंटा होली का मस्ती करने के बाद में पता चला कि अब हमारा दिखाई ठीक से। अब पूछा जाए कि तू इतनी बड़ा कि इन्हें बड़ा है कि नहीं है। अब ऐसे चले आदमी तो ऐसे घरे जाके खाना खाए, मुंह में कौर उठा के देने घुस जाता है कि नहीं, है कि नहीं, समस्या। तो ये सब गलती एक बार ही मान जाने में गलती हो गई थी, है कि नहीं। तो इसे उसी का एक्सपीरियंस बताए हैं। तो एल्कोहल पीने वाले के साथ भी यही नशा हो जाता है। क्या कहता है, जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है, किसका सेवन, एथेनॉल का सेवन किया जाता है, तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती हैं। यानी आपके शरीर में जो क्रियाएं होने वाली होती हैं वो क्या पड़ जाती हैं, धीमी पड़ जाती हैं।
और तथा क्या दे रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। जो तंत्रिका तंत्र आपके शरीर से बाकी हिस्सों से सूचना देने वाला काम करता है, वो तंत्रिका तंत्र क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। कहता है कि इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी हो जाती है। जब कमजोर पड़ जाएगा तो समन्वय का कमी हो जाएगा, आप समझ नहीं पाइएगा चीज़ों को, है ना, आप अपने हिसाब से उसे समझने का। फिर मानसिक दुविधा हो जाती है, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, वो वाला सिस्टम धर लेता है कि क्या दुविधा पड़ जाता है। फिर उनीदापन हो जाएगा उसको, यानी भंगवाता रहेगा इन्हें उन्हें, कब सूतेगा कब जागेगा, वो समस्या दलेगा। हाँ, उसके बाद सामान्य अंतर बंद हो जाएगा, माने आंतरिक रूप से कमज़ोर होता चला जाता है। भाव शून्यता आ जाती है, खिसिया जाएगा तब माई बाबूजी के हैं ओकर समस्या नहीं है, जे है से फरिया देंगे, है कि नहीं है। पहले किसका इज्जत करते थे नहीं करते हैं, कौनो बात नहीं है, ठीक है। तो भाव शून्यता आ जाती है। यद्यपि इसके सेवन से व्यक्ति को राहत महसूस होता है, बहुत आनंद महसूस होता है पीने के बाद में शरीर में। हाँ, ऐसा साइंस कह रहा है, हम पी के नहीं देखे हैं भाई एल्कोहल, ठीक है। हाँ, भांग गलती से एक बार चला गया था, उसका एक्सपीरियंस बता सकते हैं। उसके बाद कहता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसके सोचने समझने की क्षमता मांसपेशियाँ बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। जो पीता है ना उसको बहुत मज़ा, मतलब थोड़ा देर बाद जब नशा आएगा शरीर दुखाई तो होगा तो दुखना बंद हो जाएगा, टेंशन तनाव होगा तो सब चीज़ हल्का लगने लगेगा, डीएम एसपी कलेक्टर सब अपने जेब में, ठीक है। और जैसा ही नशा उतरेगा, अच्छा चपरासियों हित नहीं रहता है ओकरा, ठीक है। पूरा शरीर दुखता रहता है। अक्सर लेबर क्लास के लोग काम करने वाले शाम को ले लेते हैं, अपने जीवन का 1/4 हिस्सा दारू पीने में ही बिता देता है। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, असर होता है। फिर आगे इसी के बारे में दिया गया है कि एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक भी है। क्या है, औद्योगिक विलायक है एथेनॉल। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसे जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है। अब क्योंकि यह जो एथेनॉल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दवा वगैरह बनाने के लिए भी, ठीक है। तो दवाइयों औषधियों में भी इनका उपयोग अच्छा खासा होता है, तो इसका दुरुपयोग लोग ना कर ले इसके लिए इसमें मेथेनॉल भी मिला दिया जाता है, लेकिन इतने ही लिमिट में मिलाया जाता है कि उससे आगे काम किया जा सके। तो मेथेनॉल कैसा होता है, जहरीला पदार्थ होता है जिससे यह पीने लायक नहीं रह जाता है। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है। यानी एल्कोहल अगर पहचानना है कि इसमें एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें रंजक मिलाया जाता है। रंजक यानी जो रंग निकाल के आपको प्रदान करे, ऐसे होते हैं रंजक, ठीक है। जब इसमें डाले जाएंगे तब यह क्या हो जाएगा, नीला कलर का हो जाएगा। यानी दारू आपका किस कलर का हो जाएगा, एल्कोहल नीला कलर का हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये क्या है, दारू है। रुक रे, और वो तो खैर वो अपना अपना हिसाब से कलर बन जाता है उसका। अब है मेथेनॉल एल्कोहल के रूप में जहर है। मेथेनॉल क्या है, एल्कोहल के रूप में जहर है। जो पीने वाले दारू पीने वाले लोग हैं वो थोड़ा बहुत मेथेनॉल भी पीते रहते हैं उसमें, ठीक है। और मेथेनॉल शरीर के लिए भयंकर हानिकारक है, कैंसर वगैरह हर चीज़ इससे पैदा होता है बॉडी में। तो क्या होता है, एल्कोहल के रूप में जहर होता है जिसके सेवन से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। कभी कभी सुनते हैं कि नहीं कि दारू पीने से फलाना जगह आदमी मर गया है, जहरीला दारू पीने से फलाना जगह मर गया है। एक्चुअली क्या रहता है कि एथेनॉल वाले दारू में मेथेनॉल की मात्रा अधिक रहती है और दारू खराब रहता है और मर जाता है। कहता है कि मेथेनॉल लीवर में ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। लीवर जो होता है बॉडी में उसमें ऑक्सीकृत हो जाता है और मेथेनॉल से मेथेनॉल बन जाता है, ठीक है। यह लीवर की कोशिकाओं के साथ तुरंत अभिक्रिया करने लगता है, बहुत जल्दी लीवर के साथ अभिक्रिया करेगा बॉडी में जो यकृत होता है। इससे प्रोटोप्लाज्मा उसी प्रकार स्कंदित होते हैं जैसे पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है। यानी बॉडी में जो आपके ब्लड है, जो उनके सेल्स हैं, उन सेल में प्रोटोप्लाज्मा होता है। क्या होता है, अंडा को तरा जाता है तो ऊपर से देखते हैं कैसा कलर हो जाता है। अंडा को तरा हुआ अंडा नहीं देखे हैं, तो तलने के बाद वो कैसा रंग के हो जाता है, उजला रंग का हो जाता है। लेड़ा एक तो उजला रहता है, तलने के बाद वो पीला कलर का हो जाता है, नहीं हो जाता है तलने के बाद में। पता नहीं बताओ करा भाई कोले का तो तारी है कह रही है जो पते नहीं।
अंडा को जब तलिएगा ना तो उजला कलर का होता है, जब तलिएगा ओकरा गोले गोले में तो कैसा हो जाता है, देखते हैं कि नहीं, पूरा एकदम चारों तरफ से जैसे तरुआ छाना जाता है उस तरीके से हो जाता है कि नहीं। तो उस तरीके से आपके लीवर का प्रोटोप्लाज्मा हो जाता है। फिर क्या कहता है कि मेथेनाइल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, यानी मेथेनाइल जब बॉडी में जाएगा, लीवर के साथ काम करेगा तो आपका आँख भी कमज़ोर करेगा। शरीर में देखिए कितना समस्या है, एक दारू पीने से कितना होता है, एक दिन में नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे ये सब हो जाता है। कहता है कि व्यक्ति अंधा भी हो सकता है उस स्थिति में, ठीक है। तो ये है कुछ दारू का प्रभाव भयंकर। अब ईंधन के रूप में एल्कोहल का किस में उपयोग, ईंधन के रूप में। कहता है कि गन्ना सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम है। गन्ना जो है, रस जो होता है गन्ना का, वो सूर्य के प्रकाश जब अवेलेबल होगा तो रासायनिक ऊर्जा में बदलने में बहुत ज़्यादा तेज है, तुरंत उसका जो है केमिकल एनर्जी में वो चेंज होने लगता है। अब गन्ने का रस मोलेरस बनाने के उपयोग में लाया जाता है, यानी सीरा बनाना जाता है। मोलेरस कुछ ऐसा लिक्विड है, बताते हैं आपको। तो गन्ना का रस मोलेरस बनाने में उपयोग किया जाता है। क्या कहते हैं कि जिसका किण्वन एल्कोहल यानी एथेनॉल तैयार करने में किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी एथेनॉल, ये जो एल्कोहल हमारे पास में है उसमें पेट्रोल मिला देंगे, अब पेट्रोल मिला के गाड़ी में डाल दिया जाएगा और गाड़ी में डाला जाएगा तो गाड़ी में ईंधन के रूप में वो काम करेगा। आगे कहता है यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल CO2 तथा H2O उत्पन्न करता है। जब अच्छा यह ईंधन बनेगा, ऑक्सीजन खूब मिलेगा इसको, तब यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करेगा, क्योंकि एल्कोहल में जल ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पर जो मोलेसस जो बनेगा ना, ये मोलेसस, तो कहता है इसका उपयोग किया जाता है मोलेसस बनाने में, यानी गन्ने का जो रस होता है उससे ईंधन बनाने में, क्या बनाने में, ईंधन बनाने में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। ये चैप्टर नंबर 4 का नोट्स यहीं तक है, शायद समाप्त हो गया क्या? हाँ, चैप्टर 4 का नोट्स इतना ही तक है। अब कल के क्लास में आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद फिर आपका चैप्टर नंबर 5 है। इस तरह से केमिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो फिर रहेगा बायो और फिजिक्स, ठीक है। तो आप जो कहिएगा, या तो पहले बायो पढ़िएगा या फिर फिजिक्स करिएगा, जो कहिएगा वहीं पढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आप लोग भी अपने नोट्स को प्रॉपर बनाते रहिएगा और इन सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं को लिखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। बुक खरीदिए, नोट्स बनाइए और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं से करते रहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो थोड़े दिन की और वेट करिए, उसके बाद 100-150 सवाल गारंटी है हर चैप्टर से कराए जाएंगे, जिससे कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। वंदे मातरम।